पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। वह एक चीज बड़े अच्छे तरीके से बताना कि अनुचित बातों के लिए जो आग्रह करता हो, ठीक है, कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अनुचित बातें कर रहा है और उन्हीं बातों के लिए आपसे क्या कर रहा है कि भैया आग्रह कर रहा है, क्या मैं ये बातें कर सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को आप लोग क्या बोलोगे? तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा याद रखिएगा कि आपका क्या बोला जाता है, दुराग्रह जो है वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जो जीतने की इच्छा रखता हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो जिज्ञासु जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है, जिज्ञासु उसको बोला जाता है जो किसी चीज को जानने की इच्छा रखता हो। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, किसी चीज को या किसी के बारे में यहाँ पर क्या रखता हो, किसी के बारे में जानने की इच्छा रखता हो, उसको आपका यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो उसको आपका यहाँ पे जिज्ञासु जो है वो यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये दे रखा है कि उचित विकल्प का चयन करें कि ईस्ट का जो उचित विकल्प है वो यहाँ पर क्या होगा। तो ईस्ट का जो उचित विकल्प है आपको बताना है कि सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो ईस्ट का आपका होता है अलम होता है। ठीक है, मतलब कि ये आपका ऑप्शन जो दे रखे हैं, ठीक है, विलोम शब्द वाले दे रखे हैं। उत्सुक का क्या होगा? तो उत्सुक का जो विलोम होता है वो आपका अनुत्सुक होता है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे त्रुटि निकालनी है। मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी। अब एक बात जरा हमको अच्छे तरीके से बताइएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोल रहा है कि मैंने अपनी आंखों की क्या देखी है, वह घटना देखी है, ठीक है, ये कहने का तरीका जो है वो आपका बिल्कुल सही है। आप बहुत अच्छे तरीके से एक चीज को जानते हो कि अपनी आंखों की जो घटना है ना वो नहीं देखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि अपनी आंखों से क्या देखा गया है, यहाँ पे घटना देखा गया है। तो आंखों की ना होते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सीधी सीधी बात बोल दोगे कि सर आंखों से क्या हो गई, यहाँ पे जो घटना है वो यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि यह मेरे भाई, यह मेरे साथ रहता है। हमेशा याद रखो यह मेरा भाई है, जो कि क्या रहता है, यहाँ पर मेरे साथ रहता है। तो यह की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि होना चाहिए, जो कि क्या रहता है, मेरे यहाँ पर साथ रहता है। तो यह मेरे साथ यहाँ पे त्रुटि होगी। ठीक है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य क्या रहा है? तो हमेशा याद रखिएगा एक मुख्य यहाँ पर केंद्र रहा है। ठीक है ना, चलिए क्लियर हो रहा होगा। हालांकि देखो हिंदी को ना ज्यादा लंबा आपको पढ़ा नहीं सकते हैं। आप ये सोचो कि आपको हिंदी में बहुत ही लंबे प्रोसेस से पढ़ाएं, जैसे जीएस में पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में आपको एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, या फिर रीजनिंग के अंदर जो भी शॉर्ट ट्रिक है वो भी बता रहे हैं, जो मेथड है वो भी बता रहे हैं। लेकिन हिंदी में ये जो चीज है वो अप्लाई नहीं होती है। हिंदी को सिर्फ आपको यहाँ पे जल्द से जल्द समझना है। हाँ, हालांकि हिंदी आपका एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल ऑन फुल नंबर जो है गेन कर सकते हो, लेकिन वो बात की बात है। अभी सीधा सीधा ध्यान आपको यहाँ पर इस पे देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है उनको आप कवर यहाँ पे कर सकते हैं। सरकार की नीति है कि हिंदी का प्रयोग और प्रेरणा, प्रोत्साहन वो क्या करा जाए। क्या दबाव बना के सरकार उसको बढ़ा सकती है? बोलोगे सर बिल्कुल भी दबाव बना के नहीं बढ़ा सकती है। क्या यहाँ पे दंड उस पर लगा सकती है भाई हिंदी बोलो, हिंदी बोलो? भारत हमारा एकमात्र ऐसा देश है, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जहां पर पूरे देश में क्या हो जाते हैं, 32 तरीके की क्या हो जाती है भाषाएं जो है वो यहाँ पे बोली जाती हैं। अगर इन 32 तरीकों की भाषाओं में बात करते हैं, अगर आप नॉर्थ के एरिया में रहते हो तो वहां की जो भाषा है वो आपकी अलग है। अगर आप दक्षिण के एरिया में रहते हो, साउथ के एरिया में रहते हो, तो वहां की भाषा पूरी तरीके से अलग हो जाती है। मराठी हो जाती है, कन्नड़ हो जाती है, तमिल हो जाती है, तेलुगु हो जाती है। ठीक है, कई तरीके की भाषाएं। यही अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जितना बढ़ते हुए चले जाते हो, वेस्ट बंगाल में बंगाली, इसके बाद जो है लैंग्वेज वो यहाँ पे चेंज होती रहती है। यही अगर आप यहाँ पे वेस्ट की तरफ चले जाते हो तो वहां पे भी जो लैंग्वेज है वो आपकी चेंज होती रहती है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सरकार की नीति की हिंदी के प्रयोग में जो प्रेरणा, प्रोत्साहन है उसमें क्या करा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सद्भावना से जो है उसका प्रयोग यहाँ पे ज्यादा करवाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि 3 अशुद्ध हैं और शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, कभी भी अगर आप किसी से क्या कर रहे हो, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, क्या कर रहे हो, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक चीज समझो, रिक्वेस्ट करने में और भीख मांगने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बोलोगे सर ये बोल क्या रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक बात को बड़े ध्यान से समझो, किसी के सामने जाके आप ये बोल रहे हो कृपया करके मुझे ये चीज दे दें, आपकी बहुत ज्यादा कृपा होगी, ठीक है, हम आपके आभारी रहेंगे, हम ये रहेंगे या फिर हम वो रहेंगे, ठीक है ना। कृपया और कृपा ये दोनों एक आपके ऐसे शब्द हैं जिसमें आपका क्या झलक रहा है, जिसमें आप किसी से क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से कोई चीज जो है अपनी ही चीज यहाँ पे मांग रहे हो, ठीक है ना। एक चीज को याद रखना, कभी भी इंग्लिश के अंदर आप एप्लीकेशन को लिखोगे तो काइंडली जरूर आप मेंशन करते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट आप मेंशन करते हो,
तो वहां पर आप आदर सत्कार से क्या कह रहे हो कि भाई हमको परमिशन दे दो, हम ये छुट्टी ले लें। यही हिंदी में भी होता है, कृपया करके हमको आप छुट्टी दे दीजिए, कृपया भी करें और कृपा भी हमारे ऊपर करें। तो भैया याद रखना इस चीज को कि कृपया और कृपा साथ में नहीं आ सकती है, ठीक है ना। आप यहां पर किसी से अपने ऊपर कृपा बनाने को नहीं बोल रहे हो कि सामने वाला जो है आप उससे कृपया भी बोल रहे हो कृपा भी बोल रहे हो, भगवान नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझो। तो हमेशा याद रखो कि कृपया और कृपा जो है वो आपके दोनों आपके एक साथ में यहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे सभी जगह आप कृपया और कृपा देख रहे हैं, लेकिन सी वाला एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप यहाँ पे कृपया और कृपा जो है उसको आप नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या फिर भारत में अनेकों जातियां हैं। तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर यहाँ पे क्या हो जाती है, अनेक जातियां हैं, ठीक है ना। क्या हो जाती है, अनेक जो है वो यहाँ पे जातियां हो जाती हैं, ठीक है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन जो है वो आपकी चली गई, ठीक है। यहां पे बताइए कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, कोई इतने बड़े कठिन क्वेश्चंस नहीं है कि आप ना कर पाओ, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस है, ठीक है। एक आध के जवाब जो है वो खुद से दिया करिए कि आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही जो है ट्रेन हमारी यहाँ पे चली गई, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए कि चांदी कटना। देखो बहुत अच्छा शब्द होते हैं, मैं बचपन से आपको एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे कि मुहावरे एक ऐसी चीज है या लोकोक्तियां एक ऐसी चीज है जो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाती हैं। याद क्या होती है, आप बचपन से सुनते हुए आए हो, ठीक है। सुनते हुए कैसे आए हो, आप ये मान के चलो कि आप किसी रिश्तेदारी में बैठे हो या आपके घर जो है कोई रिश्तेदार आता है, उससे ये बोल दिया जाता है कि भैया तुम तो पूरी तरीके से ईद के चांद जो हो रखे हो। तो अगर कोई ये कह रहा है कि भैया पूरे तरीके से तुम ईद के चांद हो रखे हो, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम ईद को दिख रहे हो, उसके अलावा तुम हमको कभी भी नहीं दिख रहे हो। अब मान लो कि आपने आज तक जीवन में किसी से कहा होगा कि भैया तुम्हारी तो चांदी कट रही है। चांदी कटने का एक सीधा सा मतलब जानते हो क्या होता है, कि अगर आप किसी से बोल रहे हो कि तुम्हारी तो चांदी कट रही है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मौजी मौज है, तुम्हें ना किसी चीज की दिक्कत है, ना तुम्हें किसी चीज की परेशानी है, पैसा वो तुम्हारे पास भरा हुआ है, हर एक चीज तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे यहाँ पर क्या हो रहा है, मौज हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो डी वाला ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या है, क्या चोर जो है स्वयं से डर रहा है, चोर की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, एक जगह पर कहीं पर चोरी हो गई, या मान लो कि तुम्हारी बुआ हो गए, कोई भी रिश्तेदार हो गए जो बहुत ज्यादा तुम्हारी बुराई करते हैं। अब एक दिन तुम कहीं पूरे के पूरे सभा में जितने के जितने लोग हो सारे के सारे इकट्ठा होके बैठे हो, तुम यहाँ पर ये बोल रहे हो कि मैं जानता हूं मेरी बुराई कौन करता है, मैं उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से जानता हूं, उसकी दाढ़ी में ही तिनका जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो तुम्हारी बुआ क्या करेंगी, वो स्वयं की क्या दाढ़ी देखेंगी, पहली बात तो बुआ की दाढ़ी नहीं होगी, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगी, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि जो चोर होता है ना वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, जिससे जो है कभी कभी चोर की वास्तविकता पता चल जाती है। तो चोर का स्वयं से डरना यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब सहकार का आपको बताना है कि उचित विकल्प क्या है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। देखो भाई सहकार के बारे में बात करते हैं तो इसका एक सीधा सा मीनिंग क्या हो जाता है, तो आप ये बोलोगे कि सर ये जो आम है ना, ये इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका सीधा सा मीनिंग हो जाता है कैसे, सुख का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा आप खुश हो, खुशहाल जीवन आप बिता रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता है। सहयोग भी आप किसी का नहीं कर रहे हो और आस भी आप किसी से लगा के नहीं रखते हो, तो क्या हो जाएगा, आम जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। ग्रह का क्या होता है, गुहा होता है, कुंदरा होता है, बस्ती होता है, गेह होता है। तो आप याद रखना गेह भी जो है यहाँ पर ग्रह को आपका बोला जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर से जो है वो आपका जीएस का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। जीएस को थोड़ा सा हम आपका यहाँ पे लेंथी करते हुए चलेंगे, अब थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। उसका रीजन ये है कि एक क्वेश्चन से अगर आपके बाकी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा परफेक्ट चीज ये आपके लिए हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दे रखा है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता था। देखो प्राचीन नाम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा पटना शहर के बारे में जानते हैं। पटना शहर पर
एक समय पर जो एक राज्य था, या फिर पटना शहर के बारे में बात करते हैं। आज जो है बिहार यहाँ पे पटना शहर की बिहार जो है बिहार की जो राजधानी है वो यहाँ पे पटना है। सभी को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इस पटना के बारे में बात करते हैं, जब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या चल रहा था, शासनकाल चल रहा था, तो इस पटना का जो नाम था वो यहाँ पर क्या था, पाटलिपुत्र था। ठीक है, सभी को पता होगा क्या नाम हो जाता है, पाटलिपुत्र हो जाता है। और उस समय पर ये कहाँ की राजधानी थी, पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा कि ये जो थी वो आपकी मगध की राजधानी थी। ठीक है ना, क्या हो जाती है आपकी, मगध की क्या हो जाती है यहाँ पे राजधानी हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सभी को। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आपके बिंदुसार, उसके बाद चक्रवर्ती अशोक सम्राट। ठीक है ना, इन तीनों के अगर समकालीन यहां पे बात करते हैं तो इन तीनों के ही समकालीन क्या थे, चाणक्य थे। और इन तीनों को ही गद्दी पर बैठाने वाले कौन थे, तो इन तीनों को ही गद्दी पर बैठाने वाले भी आपके चाणक्य हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अगर पटना के बारे में बात करते हैं तो पटना जो है गंगा नदी के दक्षिण में है। ठीक है ना, आप ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा पटना है ये कहां पर है, तो गंगा नदी का जो दक्षिण तट है। ठीक है ना, गंगा नदी जो हमारी है, इस गंगा नदी का जो यहाँ पर क्या हो जाता है, दक्षिण वाला जो तट आपका हो जाता है, इस तट के क्या हो जाता है, ये आपके किनारे पर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया है कि गंगा नदी के दक्षिण तट के आपके किनारे पर हो जाता है। पाटलिपुत्र एक समय पर क्या था, मगध की राजधानी थी। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये भी समझो मगध साम्राज्य की क्या हो जाती है, यहाँ पे राजधानी हो जाती है। ठीक है ना, तो मगध साम्राज्य की आपकी ये राजधानी भी हो जाती है। अगला देखिए कि सिरके का जो रासायनिक नाम है क्या है, तो सीधी सीधी बात है कि सिरके का रासायनिक नाम सभी को पता होगा कि सर एसिटिक एसिड जो है इसको बोला जाता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि CH3COOH जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 4% से लेकर आपका ये जो है 6% तक एसिटिक अम्ल जो है इसके अंदर मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। देखो एक चीज को याद रखो, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर कोई भी आपका आईडीबीआई है, आईएफसी है, नेबार्ड है, एसआईडीबीआई है, इनकी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। और दूसरी चीज आपके लिए जरूरी हो जाती है कि इनकी स्थापना जो है वो आपकी कब हुई थी। ठीक है, अगर भारतीय लघु उद्योगों के बारे में बात करते हैं तो यहां पर एक चीज को जरूर याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो स्वतंत्र वित्तीय संस्था है वो आपकी क्या है, एसआईडीबीआई है। ठीक है ना, अगर इस एसआईडीबीआई के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आखिर ये एसआईडीबीआई जो है वो आपकी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 2 अप्रैल 1990 को क्या हो जाती है, आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा कि 2 अप्रैल 1990 को जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो आपका मध्यम उद्योग हो, इनको बढ़ावा दिया जाता है, फिर इनको जो है आगे यहाँ पर बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसकी पूरी फुल फॉर्म के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, भारतीय लघु उद्योग जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, भारतीय लघु उद्योग जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि 2024 का जो खिताब है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का भारत के द्वारा जीता गया था, किसको हराकर जीता गया है, तो ये जो है वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराकर जीता गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो दूसरी बार जो है भारत ने यहाँ पर जीता है। ठीक है ना, कौन सी बार जीता है, तो दूसरी बार भारत ने जीता है। इससे पहले भारत कब जीता था, तो यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा कि सर 2007 में क्या होता है, भारत ये जो है जीत जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो जरा कि भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। हरित क्रांति के बारे में पहले जान लो कि हरित क्रांति क्या है। अगर हरित क्रांति कोई तुमसे ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हुई है, तो ऐसा बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। हरित क्रांति जो है ये एक आपकी वर्ल्ड लेवल पर क्रांति हुई थी, और इस क्रांति में जो आपका सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, किसानों की आय पर ध्यान दिया गया था, और जो आपकी यहाँ पे क्रॉप्स हो जाती हैं, ठीक है ना, क्रॉप्स पर सबसे ज्यादा आपका ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब आसान भाषा में क्या है, आसान भाषा में कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो ध्यान दिया जाता है
बाकी आपकी यहाँ पर खाद वगैरह जो हो गया, या फिर आप ये मानते हो चलो चावल की खेती हो गई या गेहूं वगैरह की खेती पर यहाँ पर ध्यान दिया गया था भारत के अंदर। भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो चावल की खेती पर इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। और भारत में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हरित क्रांति का मतलब देखो, हरित क्रांति की शुरुआत में किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। जाहिर सी बात है कि जितनी ज्यादा खेती होगी उतनी जो यहाँ पर जो एक तरीके से किसानों की आय है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ये तो भाई बिल्कुल सीधी बात है। होगी कि नहीं होगी बढ़ोतरी, जरा ये बताओ। बोलेंगे सर बिल्कुल होगी। कृषि का उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय को पुनः निवेश किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो ए और बी दोनों है। लेकिन भारत में जो है वो आपकी हरित क्रांति स्टार्ट कब होती है, सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन हो जाता है। भारत में अगर हम लोग हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं तो इसका जो उत्पादन है वो आपका 1967 से 68 के बीच में होता है, ठीक है ना। कब से कब तक, 1967 से 1968 के बीच में क्या हो जाता है, हरित क्रांति का आपका उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका ये जो उत्पादन होता है किसके द्वारा, यहाँ पर भारत में हरित क्रांति का आपका जनक जो है किसको बोला जाता है, पिता किसको बोला जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एम.एस. स्वामीनाथन को यहाँ पर इसका पिता बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को यहाँ पर क्या हो जाता है, स्वामीनाथन को इसका जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं, ठीक है। ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ए और बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे दोनों के दोनों यहाँ पर सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो मौलिक कर्तव्यों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है ना। एक मौलिक कर्तव्य इसमें आपको बताना है कौन सा हो जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखो, इसमें अगर मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य वो कर्तव्य होते हैं जो किसी भी एक समुदाय के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतदायी होते हैं। अगर किसी भी एक समाज के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतदायी होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक बात करते हैं, क्या मुझको एक बात बताते हुए चलो कि अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, किसी भी अधिवक्ता के लिए क्या कोई आपने प्रथा बनी हुई कभी सुनी या देखी? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा याद रखो कि प्रथा उनके लिए बनाई जाती हैं जो इतने ताकतवर नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूं कि स्त्री ताकतवर नहीं है। अगर आज और पहले के समय में इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं ना, तो आज के समय में स्त्रियों को अधिकार ज्यादा है। पहले के समय में स्त्रियों के अधिकार के बारे में बात करते हैं तब अधिकार कम हुआ करते थे। याद रखिएगा इस चीज को, जब अधिकार कम हुआ करते थे तो वहां पे क्या होती थी, प्रथाएं उनके ऊपर लाद दी जाती थी। प्रथा क्या होती थी, एक प्रथा इसमें से आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, सती प्रथा के बारे में। 1829 में क्या होता है, सती प्रथा का आपका अंत होता है। 1829 में जब आपका सती प्रथा का अंत होता है, राजा राममोहन राय के द्वारा जो है अंत जो है वो आपका करा जाता है, ठीक है। होता क्या है, तो यहां पर समझो कि स्त्रियों के लिए एक सती प्रथा नहीं थी। कई कई गांव एक समय पर ऐसे थे कि अगर वहां पे बेटी का जन्म होता था तो उसको मार दिया जाता था, या फिर कई कई गांव ऐसे भी थे कि जहां पर किसी का गांव क्या सती प्रथा के बारे में बात करते हैं तो सीधा सीधा मतलब ये समझो कि सती माता ने जिस तरीके से हवन कुंड के अंदर जल के अपनी जान दे दी थी, उसी तरीके से जब किसी स्त्री के पति मर जाया करते थे तो उसको भी उसी जलती हुई चिता के ऊपर बैठाल दिया जाता था। इस तरह की क्रूर प्रथाओं को यहां पर क्या करा गया, रोक लगाया गया, ठीक है ना, क्योंकि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ये, है ना। अब किसी भी मौलिक कर्तव्य पर जब यहां पर क्या होता है, किसी भी मौलिक कर्तव्य को जब यहां पे देखा जाता है, चेंज करा जाता है, तो हमेशा याद रखो किसने करा था, तो ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, या फिर जो किसी एक जाति के सम्मान के विरुद्ध है, या फिर किसी एक समुदाय के सम्मान के विरुद्ध है। तो इसके लिए क्या करा गया, स्वर्ण समिति का गठन करा गया था, ठीक है ना। क्या करा गया था, यहाँ पे स्वर्ण समिति का गठन करा गया था, ठीक है ना। बात आपसे सती प्रथा की नहीं चल रही है, बात आपसे यहाँ पर क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि किस तरीके से चीजों को यहाँ पे बंद करा गया है, ठीक है ना। गठन करा जाता है, और अगर इस गठन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये कब आपकी बंद होती है समझो, तो ये 42वां क्या होता है, यहाँ पे संविधान संशोधन होता है, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, 42वां जो है यहाँ पे संविधान संशोधन जो है ये आपका होता है। जब 42वां संविधान संशोधन होता है तो यहां पर आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में होता है, ठीक है ना। कब होता है, 1976 में होता है, जिसमें आपका क्या हो जाता है कि ऐसी प्रथाओं का पूरी तरीके से त्याग होना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, और ये एक हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से जल स्थायी कठोरता का कारण क्या है।
चलो भाई जल्दी से बताओ। तो जल की स्थायी कठोरता का सबसे बड़ा अगर जो कारण के बारे में बात करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? नृत्य के लिए जो आपका सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो आपका कौन सा पुरस्कार हो जाता है, ये बताइए। ठीक है ना, चलो जल्दी से बताओ। चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि नृत्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका कौन सा पुरस्कार हो जाता है। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि नृत्य के क्षेत्र में, हाँ भारतीय नृत्य के क्षेत्र में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज ये जो पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार हो जाता है? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो है ये आपका यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है ना, अब अगर इस पुरस्कार के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्या थी? एक संस्था है, ठीक है, जो कि आपकी कब बनी थी? जो कि आपकी 1953 में ये संस्था जो है वो आपकी बनती है। ठीक है, क्या हो जाता है? पुरस्कार को हटा के अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एकेडमी लग जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाता है? यहाँ पे एकेडमी हो जाता है। और ये जो आपकी एक तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कब हुई थी? 1953 में आपकी ये स्टार्ट होती है। ठीक है ना, चलिए किन किन क्षेत्रों में, कि भाई संगीत के क्षेत्र में भी यही पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो आपका यही हो जाता है। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप यहाँ पर याद करोगे कि भाई संगीत के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा ये आपका नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, किस क्षेत्र में? नृत्य के क्षेत्र में। तीसरा जो है वो आपका किस में दिया जाता है? नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। इन 3 क्षेत्रों में ये जो पुरस्कार हैं वो आपके दिए जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप यहाँ पर ये भी समझते हुए चलिएगा कि जिसके अंतर्गत जो है वो आपका क्या हो जाता है? सांस्कृतिक विरासत, या फिर आपका एक तरीके से, हाँ अगर इसका जो एक तरीके से मोटो होता है वो क्या होता है, तो मोटो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, सांस्कृतिक विरासत जो है इसका क्या बोला जाता है? मोटो बोला जाता है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो के स्थायी सदस्य नहीं है? यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका या फिर आपका चीन। तो सभी लोग को पता होगा कि सर दक्षिण अफ्रीका जो है वो यूएनओ का सदस्य नहीं है। इसमें आपके 5 आपके स्थायी सदस्य हैं और 10 जो हैं वो आपके अस्थायी सदस्य हैं। 5 के बारे में बात करते हैं, यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना जो है वो आपके 5 स्थायी सदस्य हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरीके के आपके क्या हो जाते हैं? आपात अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा। अब अच्छा, ये 3 तरीके के आपात अधिकार कौन कौन से हैं? युद्ध की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक है ना, पहला क्या हो जाता है कि जब युद्ध की स्थिति बनती है तब ये यहाँ पे आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है कि राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र जो है वो आपका विफल हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? कोई एक राज्य है और राज्य में क्या हो जाता है? जो संवैधानिक तंत्र है, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हमारा यहाँ पे संवैधानिक तंत्र हो जाता है, जब यह तंत्र हमारा विफल हो जाता है तब यहाँ पर क्या करा जा सकता है? तब यहाँ पर लगाया जा सकता है। तीसरा आपका क्या हो जाता है? तो तीसरा आपका यहाँ पे वित्तीय आपात भी लगाया जा सकता है। तीसरा आपका क्या लगाया जा सकता है? यहाँ पे वित्तीय जो आपात है ये भी आपका यहाँ पर लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ठीक है ना, चलिए जल्दी से बताइए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो स्वर्ण का उत्पादन है 98% उत्पादन जो है वो आपका किसके द्वारा करा जाता है? तो वो जो है आपका दक्षिण में करा जाता है। दक्षिण में बात करते हैं, कर्नाटक में करा जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आपका कहाँ करा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि कोलार और हट्टी जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या प्रसिद्ध हो जाते हैं? कोलार हो जाता है और हट्टी जो है वे आपका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, जहां पर क्या होता है आपका स्वर्ण का उत्पादन जो है भारत में 98% आपका इसी जगह पे आपका करा जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश क्या हो जाता है? दूसरा स्थान ले लेता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, ये कौन सा स्थान ले लेता है? तो ये आपका दूसरा स्थान ले लेता है। पहला स्थान जो है वो किसका रहता है? कर्नाटक का रहता है। ठीक है, लद्दाख से तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार किसका प्रतीक है? ये आपको बताना है। ठीक है, लद्दाख में तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार जो है किसका प्रतीक है? देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे नववर्ष मनाते हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हिंदू धर्म में जो नववर्ष है वो आपका कब होता है? होली के पास में होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख में आप याद रखिएगा तिब्बती समुदाय के द्वारा जो लोसर त्योहार मनाया जाता है एक नव वर्ष का त्योहार का प्रतीक होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो तिब्बती कैलेंडर में 11वें माह के प्रथम दिन में, ठीक है ना, कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा कि जो 11वां, ठीक है ना,
यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो आपका 11वां माह होता है उसका जो प्रथम दिन होता है उस दिन आपका क्या होता है, लोसर त्योहार जो है वो आपका मनाया जाता है। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो चंद्र नव वर्ष की क्या होता जाता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा चंद्र नव वर्ष होता है इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका यहाँ पर ये प्रतीक हो जाता है। ठीक है, और अच्छे तरीके से यहाँ पर याद रखेंगे कि चंद्र नव वर्ष का क्या होता है, यहाँ पे प्रतीक भी बोला जाता है। भारत में प्रथम ट्रेन जो है वो आपकी कब शुरू करी गई थी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। भारत के अंदर अगर प्रथम ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो 16 अप्रैल 1853 में क्या होती है, आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कहां से लेके कहां तक, तो बोरी बंदर से लेके थाने के बीच में ये जो है ट्रेन आपकी स्टार्ट करी गई थी। कहां से लेकर कहां तक, तो जो आपका बोरी बंदर है इससे लेकर आपका जो थाने है वहां तक आपकी जो ट्रेन है वो आपकी स्टार्ट करी गई थी। अगर बोरी बंदर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जिसको वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, अगर अभी के बारे में बात करते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, छत्रपति, ठीक है, शिवाजी टर्मिनल जो है वो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है इसका यहाँ पे नाम हो जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसका नेम है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कितना डिस्टेंस हो जाता है, तो 35 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितना डिस्टेंस होता है तो आप लोग याद रखिएगा कि 35 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। और भाप के इंजन के द्वारा ये जो है, ठीक है, कौन सा इंजन था, भाप वाला जो इंजन है वो आपका चला था, जिसमें टोटल जो है वो आपके 400 यात्री थे। ठीक है, अगर आपसे यही पूछा जाए टोटल कितने यात्री थे तो याद रखिएगा टोटल आपके इसमें 400 यात्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आपके मनोनीत सदस्य हो जाते हैं उनकी संख्या आपकी 12 हो जाती है। ठीक है, और ये विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाता है, कला का हो जाता है, साहित्य हो जाता है, पत्रकारिता हो जाता है, विज्ञान हो जाता है, सामाजिक कार्य हो जाते हैं। इनमें क्या हो जाते हैं, आपके यहाँ पर क्षेत्र डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। टोटल आपके कितने होते हैं ये, तो टोटल आपके 12 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि भारत की 5वीं मुख्य पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका गरीबी उन्मूलन था। ठीक है, अगला देखिए, ठीक है, रेल मार्ग ये तो हटा दीजिए। जून 2024 में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2024 में कौन सा शहर भारत का पहला सिटी और लिटरेचर बना है। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग यहाँ पे करेंगे, ये आप ही को यहाँ पर इसका जवाब देना होगा कि जून 2024 में अगर हम लोग बात करते हैं भारत का कौन सा शहर जो है वो यहाँ पे भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है। इसका जवाब सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है। यहाँ पे किसी कोड लैंग्वेज में बॉम्बे को क्या आपका लिख दिया गया है, बॉम्बे को आपका YABMOB लिखा गया है। ठीक है, लखनऊ को आपका पूछा जा रहा है क्या लिखा जाएगा। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे बॉम्बे लिखा है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लो कि हमने यहाँ पर क्या करा है, बॉम्बे को लिख दिया है। ठीक है ना, ये लिख दिया बॉम्बे, तो इन्होंने क्या करा है, वाई को पहले लिख दिया है, फिर क्या करा है इन्होंने, ए को पहले लिख दिया है, फिर क्या करा है इन्होंने, बी को पहले लिख दिया है। तो YAB बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 3 लास्ट वाले आपके पहले में आ रहे हैं, यही लखनऊ में अगर हो जाएगा तो WON आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलेंगे सर बिल्कुल बनेगा। तो इस हिसाब से जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बॉक्स को और बड़ा कर देते हैं, आप दिख रहा होगा सभी को। देखो भाई, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 4 7 51 5 4 लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 8 4 4 7 लिखा है, 2 4 7 2 लिखा है, 32 लिखा है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं तो 4 चक्कू हमारा 16 हो जाएगा और 7 पंजे हमारा 45 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, देखो एक सीधी सीधी बात है, इन दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा, कितना हुआ 16। ठीक है, 7 पंजे हमारा कितना होता है, तो 7 पंजे हमारा यहाँ पे हो जाता है 35 हो जाता है। ठीक है, 16 और 35 को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, 7 चौक हमारा 28 हो जाएगा, 28 चौक हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सॉरी 28 और प्लस 4 हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक इसी तरह 56 प्लस हमारा 16, तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो आप ये बोलोगे सर 56 और 6 62 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन है क्या बनेगा, हमारा सही उत्तर बनेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन और देखो क्या लिखा है कि परमानेंट जो है वो आपके सामने लिखा गया है, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखा गया है, परमानेंट के प्रयोग से जो है कौन से अक्षर जो है वो नहीं बनाए जा सकते हैं आपके, ठीक है, रेमनेंट, ट्रैम्प, मेंटर या फिर एम्फेयर, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे सर मेंटोर जो है ये शब्द हमारा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर मेंटोर में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ओ का यूज हो रहा है, और कहीं पर भी परमानेंट में जो है ओ का यूज हमको देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 257226197 और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो भाई 257 लिखा है, 257 के बाद में 226 लिखा है, इसके बाद में आपका 197 लिखा गया है। 257 से अगर 226 के बीच में देखते हैं -31 का गैप आ रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। 226 से 197 तक जाने में -29 का गैप आ रहा है, पहले -31 का गैप, फिर आपका -29 का गैप, तो इसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 27 का ही तो गैप आएगा, और 197 में से अगर माइनस आपका 27 कर देंगे तो कितना आपका बचेगा। तो सीधी सीधी बात है कि सर 170 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि CPFGENHE क्वेश्चन मार्क IJLAKHNY, यहां पर बताइए कि हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, ठीक है। सी से अगर हम लोग यहां पर देखते हैं ई तक जाने में कितना ऐड कर रहे हैं, तो भाई प्लस का 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां जब +2 ऐड हुआ है तो यहां पर भी +2 ऐड होगा। ई से +2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा। देखो ये तो हमको पता है कि सर हमारा जी जो है वो यहाँ पर होगा, सारे ऑप्शन जी वाले हैं। उसके बाद एल भी सभी में है। तीसरे वाले को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो एफ में हम लोग यहाँ पर कितना ऐड करते हैं एच तक जाने में, तो एफ से एच तक जाने में हम लोग यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, तो एच में भी तो 2 ऐड करेंगे, एच में 2 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। और जी एल के बाद जे जो है वो आपके पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल का, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ बेमेल का आपको यहां पे चयन करना है, JMNPRSGS, ठीक है ना। इसमें से अगर हम लोग को क्या बताना है, डिफरेंट वन आपका जो है बताना है, ठीक है ना। देखो अगर हम लोग जे और एम से बीच की दूरी देखते हैं तो काफी यहां पर अक्षर जो है बीच में आ जाते हैं, एन और पी के बीच में भी आ जाते हैं, MNOP, ओ आ रहा है, RSW, ठीक है ना। तो RS क्या है, ये हमारे यहाँ पे पास में, इसलिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखो क्या है, कौन सी उत्तर आकृति जो है इस प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक है। यहां पर आपको क्वेश्चन रख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सही से दिखेगा। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमें सीधा पहले तो ये बॉक्स यहाँ पे बना दिखना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से ही जो है यहाँ पे बॉक्स बना दिखना चाहिए। और कौन सी आकृति इसको पूरा कर रही है, तो सीधी सी बात है सर ए वाली आकृति जो है यहाँ पे इसको पूरा कर रही है, ठीक है। चलिए फिर से आपको बताना है कि भाई कौन सी आकृति जो है यहाँ पे इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न आकृति जो है कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है, जरा चेक करते हैं क्या इसमें कहीं पे छिपी है। आप बोलोगे सर इस तरीके से गई, इस तरीके से गई, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिख रही, तो ये तो नहीं आपकी हो सकती। क्या सी और डी हो सकती, बोलेंगे सर नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से गया, ये गया, और ये जाने के बाद इस तरीके से हो गया, तो ए वाला जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सीधा सीधा उत्तर जो है वो आपका बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखो आपका क्या है, अब यहाँ पर क्या है, प्रबंधक मजदूर और यहाँ पे क्या है, मजदूर संघ और कामगार के बीच में आपको सही रिलेशन बताना है कौन सा है, ठीक है। एक बात को बड़े ध्यान से समझो, प्रबंधक जो होता है वो आपका एक अलग होता है, ठीक है। कोई भी किसी चीज का क्या करवा रहा है, प्रबंध करवा रहा है, तो क्या प्रबंधक आपका मजदूर के साथ में होगा, बोलेंगे सर नहीं होगा। मजदूर जो है वो आपके अलग होंगे, ठीक है ना। मजदूर जो संघ है या फिर जो मजदूर हैं वो आपके अलग होंगे। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कामगार जो है वो आपका अलग होगा। तो तीनों के तीनों आपके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, बी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर बनेगा।
चलिए क्लियर हो गया। अब प्रश्न आकृति आपको यहाँ पर दे रखी है। इस प्रश्न आकृति के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी उत्तर आकृति जो है वो आपकी कैसी बनेगी। भाई सीधी सी बात है, ये जो आपका राइट की तरफ यहाँ पर है इसका इंटरफेस, यही इंटरफेस क्या हो जाएगा, यही इंटरफेस जो है वो आपका लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। बात सारी की सारी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, राइट वाला जो इंटरफेस है वो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। सारा का सारा जो मैटर है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्या है, कहने का मतलब ये है कि सर डी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपको ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे कि एक आपको यहाँ पर पेपर दे रखा है, इसके टुकड़े करे गए हैं। इसके टुकड़े के बाद जब इसकी आकृति को खोलेंगे तो हमें किस तरीके का पेपर जो है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये देखो, ये आपका पूरा हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा कुछ इस तरीके से बॉक्स, और ये जो है पूरा इस तरीके से बन जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि सर कौन सा वाला ऑप्शन होगा, बी वाला होगा, नहीं होगा, सी वाला होगा, नहीं होगा, क्या डी वाला होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जो है इस तरीके से स्क्वायर शेप में दे रखे हैं। तो ए वाला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए अगला देखिए क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि आपको बताना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी जो एक आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना, या फिर 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए ये वाला करते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग आपकी हो। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी हो सकती है, छोटी से छोटी संख्या आपकी कौन सी हो सकती है, एक चीज यहाँ पे समझो। अगर सर हम यहाँ पे 5 अंकों की संख्या को देखेंगे, ठीक है ना, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो हमारी क्या हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो हमारी 9 9 9 9, 5 बार क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा ये होगा। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या जो एक आपकी पूर्ण वर्ग बने। इस संख्या में से ऐसा बताओ 5 अंकों में से कौन सी ऐसी संख्या जो आपकी पूर्ण वर्ग बनेगी। तो अगर इस 9 9 9 9 9 को काटेंगे किससे, तो आप ये बोलोगे सर ये तो हमारा 3 से ही कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा 3 से कटेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई 3 3 हमारा क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया, 3 3 6 और यहाँ पे हमने लगा दिया 1, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार में चला जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो 99 बचा, 99 अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 61 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो आप ये बोलोगे सर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 6 और 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 61 जाने के बाद में हमारा 3 8 9 9 बचेगा। कौन सा नंबर आपका जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए। तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 7 5 6 आ जाएगा। तो मतलब हमारा लास्ट में क्या बचेगा, 143 बचेगा। इसको इसमें से माइनस कर देंगे और कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 99856 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, चलो एक कॉलेज है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, एक कॉलेज में रेशियो दे रखा है तो रेशियो को कभी भी हम यहाँ पे पूरा एक नंबर नहीं मानते, क्योंकि वो एक यहाँ पे अनुपात है कि भाई टोटल अनुपात में से इतने परसेंट हो सकता है लड़के हो सकते हैं, फिर ये अनुपात जो है लड़कों का है, ये लड़कियों का है। मतलब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 3x हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बॉयज के बारे में बात करते हैं तो 3x जो है वो हमारे यहाँ पे बॉयज हो जाते हैं। गर्ल्स के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 2x जो है वो हमारी यहाँ पे गर्ल्स हो जाती हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर बॉयज और गर्ल्स जो है वो हमारी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 5x हो जाएगा। ठीक है, यदि इनमें से 20% लड़के और 25% लड़की जो है वयस्क हों, ठीक है, इन दोनों में से 5x में से क्या हो जाए कि 20% जो लड़के हैं वो आपके वयस्क हैं, 25% लड़कियां जो हैं वो आपकी वयस्क हैं। तो अवयस्क विद्यार्थियों की परसेंटेज जो है वो आपको बतानी है कितनी है। एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, हमने आपसे यहां पर ये बोला है कि भाई 20% लड़के जो हैं वयस्क हो चुके, तो बचे हुए 80% क्या होंगे, अवयस्क लड़के होंगे कि नहीं होंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हमें टोटल नंबर बताना है। तो मतलब आप ये बोलोगे कि सर 80% यहाँ पे लड़के जो हैं अवयस्क होंगे और 75% जो लड़के हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अवयस्क हो जाएंगे। यही तो होगा, इन्हीं का टोटल नंबर बताना है कि नहीं, जरा ये बताओ। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 80% मतलब 80/100 मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3x ही तो दे रखा है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो जरा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में बोलेंगे 2x अपॉन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब जरा ये देखो 0 से 0 हमारा कट, बोलेंगे सर बिल्कुल कट। 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो मतलब हमें यहाँ पर कितना बचेगा? अगर इसको हम लोग क्लियर करते हैं तो सीधी सीधी बात है कि हमारा 39x अपॉन हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 39x अपॉन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी भाई? 1 0 से 1 0 कट कर दो, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 39x अपॉन आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अवयस्क विद्यार्थियों की परसेंटेज आपको बतानी है कितनी थी, ठीक है ना? क्या बतानी है आपको यहाँ पे? अवयस्क विद्यार्थियों की परसेंटेज। टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने थे? तो 39x अपॉन हमारा 10, और टोटल विद्यार्थी जो है वो हमारे कितने हो जाएंगे? 1/5x। परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 78% जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि 3 संख्याएं हैं 1:2:3, उनका महत्तम समापवर्तक जो है 12 है, और ये संख्या आपको बतानी है क्या क्या आपकी हो सकती है। ठीक है ना? चलो देखो, 3 संख्याएं हैं भाई। एक जो संख्या है x है, दूसरी जो संख्या है 2x है, तीसरी जो संख्या है वो हमारी यहाँ पर 3x है। इसका महत्तम समापवर्तक मतलब x बराबर आपको क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। तो संख्या बताओ क्या है? तो पहली जो संख्या रहेगी वो आपकी 12 रहेगी। 12 दूनी हमारा 24 हो जाएगा, और 12 3 हमारा 36 हो जाएगा। तो 12 24 36 जो है वो यहाँ पर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, अंकित मूल्य पर ये हटा दीजिएगा। ठीक है, 5 8 2 4 1 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 9 से पूरी तरह आपकी क्या हो जाए? वो विभाजित हो जाए। ठीक है ना? देखो 9 का विभाजकता का नियम क्या बोलता है, इस चीज पर आप लोग ध्यान देना। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी? अवश्य 9 से आपकी पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, 5 8 2 4 1, 5 8 2 4 1 अगर हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर अगर हम यहाँ पे देखें हैं तो 5 और 8 हमारा कितना हो जाएगा? 8 से 12 13, 13 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 4 19 1 20 हो जाएगा। अब इस संख्या के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या जोड़े भाई? विभाजकता का नियम तो यही कहता है कि जो संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो, तब वह संख्या यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कि जो संख्या दे रखी है वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ठीक है भाई, इसमें कितना जोड़ दें? क्या 4 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे? तो भाई सीधी सी बात है कि 20 में जो है हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे, और 27 जो है पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा। 3 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इकतालीस जमा 36 का यहाँ पे 4 और भाग का साइन आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो साइन है वो हमारा भाग का साइन है। 96 का यहाँ पर क्या दे रखा है? 2, फिर से भाग का साइन दे रखा है 24। इसका मान आपको बताना है कितना है। एक बार और अच्छे तरीके से लिख देते हैं कि 41 जमा हमारा कितना दे रखा है? 36। इसका क्या दे रखा है? यहाँ पे 4 डिवीजन, ब्रैकेट में दे रखा है 96 का, ठीक है ना, 2 डिवीजन 24, और यहां पर क्या बताना है आपको? इसका मान बताना है कि भाई क्या होगा। ठीक है, एक चीज को बड़े ध्यान से समझो। 41 जमा अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, 41 एक मिनट ब्रैकेट में है आपका, ये भी यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ब्रैकेट में दे रखा है 36 का 4। 36 के 4 का मतलब सभी को पता है कि सर 36 का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब आपका होता है मल्टीप्लाई। तो 144 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। ठीक है, 96 का 2, 96 का 2 मतलब 96 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 192, 192 बटा हमारा कितना हो जाएगा? 24। तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा? भाग का निशान लग के हमें यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ये आपका ब्रैकेट अभी भी ऐसे ही है। ठीक है, 41 यहाँ पर क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो 41 मल्टीप्लाई 144 बटा अगर हम लोग यहाँ पे 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18। और 8 मतलब यहाँ पे हमारा 8 वाला अगर हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट से तो हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है? 738 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कहेंगे सर बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।
m और n का रेशियो आपको 9:6 दे रखा है, ठीक है ना। m रेशियो n हमको कितना दे रखा है, 9:6 दे रखा है। और m प्लस n और m माइनस n का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है कितना होगा, ठीक है। चलो भाई, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि m और n बराबर हमारा क्या है, 9/6 है, तो m प्लस आपका n और m माइनस आपका n, ठीक है। m हमारा 9 है, प्लस का हमारा 6 है, और 9 माइनस कितना है हमारा 6 है, तो कितना हो जाएगा 15 बटा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 5 बटा ये जो हमारा 1 है, मतलब कहने का क्या है कि 5 रेशियो ये जो 1 है, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, बोलेंगे सर बिल्कुल हमें यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी थी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यदि आज दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग आपको बताना है क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, बहुत ज्यादा आसान है। 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु जो है दिव्या की आयु की आधी थी। अगर 10 वर्ष पहले की आयु के बारे में बात करते हैं तो नम्रता की आयु आधी थी, तो मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिव्या की आयु जो है वो यहाँ पर कितनी रही होगी, 2x रही होगी। नम्रता की आधी थी, तो मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, x रहा होगा, ठीक है। बोलेंगे सर ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। अगर आज के समय में हम लोग बात करते हैं तो 10 वर्ष वो हमारे बराबर आ चुके हैं, मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि आज के समय में इनकी आयु जो दे रखी है, मतलब x + 10 बराबर कितना दे रखा है 3, ठीक है। और 2x प्लस हमारा कितना 10 बराबर हमको दे रखा है यहाँ पे 4 दे रखा है, यही तो दे रखा है। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यही दे रखा है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा साइन को सही कर लीजिएगा, ये जो लगाया है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस हमारा कितना हो जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा 6x प्लस हमारा हो जाएगा 30। x वाला आपका एक तरफ चला जाएगा, तो 2x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 10 और x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा आयु को चेक करते हैं, x + 10 अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्तमान आयु, तो 5 प्लस हमारा 10 कितना हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे सर नम्रता की जो एज है वो हमारी कितनी लिख लेगी, 15 वर्ष लिख लेगी, ठीक है। या 1 मिनट रुक जाइएगा, इनकी क्या बतानी है, अच्छा उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है, ठीक है। चलो 15 निकल आएगी। वर्तमान आयु का योग जो है x प्लस आपका 10, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 2x प्लस हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x प्लस हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको क्लियर करते हैं, तो 3x प्लस हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 15 3 हमारा यहाँ पे 45 और सॉरी 3x प्लस हमारा 20 हो जाएगा, और x बराबर हमको कितना मिला है यहाँ पे 5 मिला है, तो x मतलब हमारा 3 इंटू हमारा 5 प्लस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, यही तो होगा। बोलेंगे सर बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो 5 3 15 और 20 हमारा कितना हो जाएगा 35 वर्ष जो है वो हमारा यहाँ पर क्या निकल आएगा, इनका योग निकल आएगा, ठीक है। इनकी आयु के योग के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कितना निकल के आ जाता है, 35 वर्ष निकल आता है, ठीक है। तो कुल मिला के समझो कि आज का सेशन जो है वो आपका यहीं पे समाप्त होता है।